हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चे लोग आप? टॉपिक स्टार्ट करें हमारा। ओम्स लॉ की बात कर रहे थे। ओम्स लॉ में आगे की बात करते हैं कि ओम्स लॉ में हम आगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ओम्स लॉ में हम एक तो पढ़ने वाले, देखो कल हमने बात की थी वी आई ग्राफ की, आज हम बात करेंगे आई वी ग्राफ की। आई वी ग्राफ भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। जो आई वी ग्राफ है वो भी कैसा होने वाला है? स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू i है तो i इज प्रोपोर्शनल टू भी v होने वाला है। यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा किसका बताएगा? स्लोप ऑफ आई वी कर्व। आई वी कर्व का स्लोप किसको बताएगा? टेन थीटा, यानी टेन थीटा का बताएगा आपके आई अपॉन वी को। किसको बताएगा? आई अपॉन वी को बताने वाला है। अब आई अपॉन वी को बताने वाला है तो आई अपॉन वी क्या चीज़ होती है? वन अपॉन आर होती है। आई अपॉन वी का मतलब क्या होता है? वन अपॉन आर। आई अपॉन वी का मतलब वन अपॉन आर होता है। तो वन अपॉन आर होता है। तो अब देखो, इफ़ थीटा इंक्रीजेज, अगर थीटा इंक्रीज होता है देन क्या होगा? बताइए। ये थीटा इंक्रीजेज देन क्या होने वाला है? बताइए, सोचिए। अगर थीटा को मैं इंक्रीज करता हूँ तो आपके वन अपॉन आर इंक्रीज होगा, और वन अपॉन आर इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वन अपॉन आर तो इंक्रीज होगा, लेकिन और क्या कह सकता हूँ? आर डिक्रीज होगा। और जब आर डिक्रीज होगा साथ में क्या डिक्रीज होगा? टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब डिस्टर्बेंस, यानी जितनी ज़्यादा कोलिजन हो रही है ना, तो कोलिजन ज़्यादा होगी तो आपके टेम्परेचर भी ज़्यादा होने वाला है। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर भी कम होने वाला है। तो ये मेरे पास में वैल्यूज़ आ गए हैं। अब आगे देखिए, ये मेरे पास में थीटा इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज किसमें? इसमें, जब आई वी कर्व दे रखा है। तो मान लो आपको दो आई वी कर्व दे रखे हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। मान लो आपको दो आई वी कर्व दे रखे हैं, एक ग्राफ में दो ही अलग अलग वायर के लिए आई वी कर्व दे रखे हैं, है ना। ये आई वी कर्व कुछ इस तरीके से, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड। फर्स्ट आई वी कर्व, सेकंड आई वी कर्व। ये एंगल थीटा है, थीटा वन है, ये वाला एंगल थीटा टू है, और इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। ठीक है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो उसमें हम आर के और टी के रिलेशन कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन है, थीटा टू यहाँ पर ज़्यादा है थीटा वन से, तो उस केस में आई वी कर्व तो आर वन ज़्यादा होगा, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होने वाला है। ये मैंने बात कर ली आर टी और थीटा में रिलेशन की, कि आर टी और थीटा में रिलेशन किस तरीके से हमें पता करना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ओम्स लॉ के प्रूफ की बात करूँगा। क्यों करूँगा आपको पता लग जाएगा उसका रीज़न, क्यों मैं ओम्स लॉ के प्रूफ की बात करूँगा, क्या ज़रूरत पड़ गई मेरे को ऐसी कि मेरे को ओम्स लॉ को प्रूव करना पड़ा, और मैं फाउंडेशन में ना बता के इसको यहाँ क्या नाम से बोर्ड में ना बता के यहाँ पे फाउंडेशन में इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी मेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, हमें एक चीज़ पता है, क्या? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन हमने क्या पढ़ा है? बताइए। आई इज इक्वस टू एन ई ए वी डी पढ़ा है, नहीं पढ़ा? आई इज इक्वस टू एन ई ए वी डी। ये आई और वी डी के अंदर क्या है? आपके रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि वी डी बराबर क्या होता है? वी डी इक्वस टू होता है हमारे पास में ई टॉ बाय एम, ई टॉ बाय एम, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, मैग्नीट्यूड ये होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में? एन ई ए वी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ई टॉ बाय एम, ये लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मेरे पास में क्या रिलेशन आने वाला है? आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टॉ
बाय एम इंटू ई। अच्छा ध्यान रखो, ई की को क्या लिख सकता हूँ, ई को वी बाय एल लिख सकता हूँ ना, वी इक्वस टू ई इंटू एल होता है। तो आई इक्वस टू मेरे पास में क्या आ गया, एन ई स्क्वायर ए टो बाय एम इंटू वी बाय एल। वी को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो मेरे पास में वी इक्वस टू आ जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो इंटू आई, ये आ जाएगा। क्या मैंने ओम्स लॉ प्रूव कर दिया है यहाँ से? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या मैंने ओम्स लॉ प्रूव कर दिया है क्या? हाँ, मैंने यहाँ से ओम्स लॉ प्रूव कर दिया है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, यही तो ओम्स लॉ है। इसका मतलब V बराबर आई आर से जब हम बात करेंगे, यहाँ से मैंने लिख दिया V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ हमारा हो गया है। ठीक है, यहाँ मैंने बात की V, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, V कंपेयर विद V इज इक्वस टू आई आर। तो यहाँ से I तो ये रहा, V ये रहा, R ये चीज़ आ चुकी है ना। R का फॉर्मूला क्या आ चुका है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, है ना। तो यानी आपके रेजिस्टेंस किसी चीज़ पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन पर, और टो यानी रिलैक्सेशन टाइम पे। तो रिलैक्सेशन टाइम आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है। यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता लग गई है। ठीक है, यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता लग गई है कि R इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टो, तो ये L और A पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ से R इज़ प्रोपोर्शनल टू L आया है, R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A आया है। ठीक है, और R इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन टो, है ना। और साथ में R इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। आया क्या, R is proportional to L, R is proportional to 1 upon A, R is proportional to 1 tau और 1 upon tau और R is proportional to temperature। ये सब टर्म्स मेरे पास में आ चुकी है। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जब ये आ चुका है तो देखो यहाँ पर L और A के अलावा M N E स्क्वायर ए टो, ये सब जो चीज़ें हैं किसी एक पर्टिकुलर, एक इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, जब R इक्वस टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो L बाय ए, तो ये जो है ना एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, इसको कहते हैं रजिस्टिविटी, रो L बाय ए। मैं उसको रब करने वाला हूँ जिससे मैं आपको ढंग से, इतना गचपच हो गया इधर समझा सकूँ मैं इस चीज़ को। देखिए देखिए, ये मैंने बात की है कि V इक्वस टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। तो आई आर, ये पूरी चीज़ क्या हो चुकी है, रजिस्टेंस एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर ए टो, ये रजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है। ये रजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, तो अब देखो यहाँ से R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका रजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, वायर का क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो उसका रजिस्टेंस कम होगा। R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टो, है ना, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। R इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये मैं आगे बताऊंगा जब अभी टेम्परेचर का ढंग से पूरा इफेक्ट पड़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा। तो R इक्वस टू L अपॉन ए को साइड में किया, M अपॉन एन स्क्वायर टो को एक साथ लिखा। जो M अपॉन एन स्क्वायर टो है, M अपॉन एन स्क्वायर टो, उसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, जो ये रो है इसको कहते हैं रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो रो के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, रो क्या चीज़ होती है। देखिए रो इक्वस टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, रो जो है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो है हमारे पास में। तो ये जो रो है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं रजिस्टिविटी। ये क्या चीज़ है, रजिस्टिविटी
और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों से कुछ भी कह सकते हैं, रजिस्टिविटी भी कह सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कहना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ मैंने बता दी, रजिस्टिविटी भी इसको कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो रो जो होता है m/n², तो किसी भी एक मटेरियल के लिए क्या होता है, ये वैल्यू फिक्स रहती है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है एक्चुअल में, और किसी टेम्परेचर टो के अलावा और कोई क्वांटिटी है ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा ना। टो को छोड़ दो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, या अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपके क्या होगा, रजिस्टिविटी भी आपके कांस्टेंट रहने वाली है। तो रो इक्वल्स टू m/n², तो हो गया है हमारे पास में रजिस्टिविटी। तो आर रो इन सब की हम बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है और क्या नाम से ये आपके स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या होती है, इनकी थोड़ा सा कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, इन सब की एक शॉर्ट में अपन बात कर लेते हैं, है ना। तो एक बार देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं, आर की, रो की और सिग्मा की और जी की, इन चारों की हम बात करने वाले हैं और इनका टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इन पर क्या पड़ता है, इन सब चीज़ों का हम बात करेंगे, है ना। देखिए रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस बेटा। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ही बता दो, रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर आगे बात करेंगे ना इस चीज़ की। तो रेजिस्टेंस होता है बैरियर इन फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें जो बैरियर आएगा ना उसको फ्लो रेजिस्टेंस कहेंगे। एक्चुअल में ये एक्चुअल में है मेजरमेंट है किस चीज़ का, कि कितने कॉलिजन हो रहे हैं। ज़्यादा कॉलिजन होंगे तो इसका मतलब ज़्यादा बैरियर है, ज़्यादा कॉलिजन हो रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा बैरियर है, ज़्यादा बैरियर है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा कॉलिजन हो रहे हैं उतना ज़्यादा बैरियर है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बैरियर इन फ्लो ऑफ चार्ज, कोई चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना बैरियर आ रहा है, कितने ज़्यादा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उससे कोलाइड कर रहे हैं, इस चीज़ का मेजरमेंट आपके रेजिस्टेंस से होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बैरियर इन फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो में जो बैरियर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इक्वल्स टू V/I पढ़ा है एक तो हमने फॉर्मूला, और R इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने, ρL/A, वहाँ बता दिया था मैंने। तो या फिर ये भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू mL/n², R इक्वल्स टू m/n², ये तो हो गया ρL/A। ठीक है, रो की हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, पहले हम आर की बात कर लेते हैं। आर क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ आर ये होती है बेटा वोल्ट/एम्पियर, वोल्ट/एम्पियर, और वोल्ट/एम्पियर को हम कहते हैं क्या, वोल्ट/एम्पियर को हम कहते हैं ओम। ठीक है, इसको हम ओम कह देते हैं। तो इसको हमने ओम कह दिया, ओम यूनिट हो गई इसकी। तो हमारे पास में आर की यूनिट की डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, डायमेंशन भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, एक डायमेंशन पूछ ली जाती है, डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन आ जाता है। बताइए, mL/n², है मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यूनिट इसकी वोल्ट/एम्पियर यानी ओम है। तो वोल्ट की यूनिट क्या होती है, m1L/T-3A-1 एम्पियर की A1। ठीक है, तो डायमेंशन इसकी क्या आ गई है, m1L/T-3A-2। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिपेंड किन किन फैक्टर्स पर करेगा या करता है। ये सब चीज़ों की हमने डिस्कशन तो वैसे ही कर लिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी क्या चीज़ है, देखिए रजिस्टिविटी
रजिस्टिविटी होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल, यानी यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, किसी भी वायर के यूनिट लेंथ में और यूनिट क्रॉस सेक्शन में कितना रेजिस्टेंस है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं किससे, आपके रजिस्टिविटी से। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में जितना रेजिस्टेंस होगा उसको रजिस्टिविटी को मेजर करते हैं ना। तो और फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ। यूनिट क्या होती है इसकी, देखो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी ओम इंटू मीटर। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की और लगानी है इसमें, M1 L3 हो जाएगी बस, T-3 A-2। ये डायमेंशन हो चुकी है किसकी, रजिस्टिविटी की। एक होती है बेटा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी बता देते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी एक तो होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस G होता है 1 अपॉन रजिस्टेंस, तो G इक्वल टू 1 बाय R। यूनिट क्या हो गई 1 बाय ओम, या फिर मो भी कह देते हैं, मो और ओम इनवर्स कह देते हैं इसको। 1 बाय ओम को क्या कह देते हैं, मो या फिर ओम इनवर्स हम कह देते हैं। ये तो कंडक्टेंस हो गया। एक होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या होता है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसका फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल। इसका क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। जो रजिस्टिविटी का था उसका मैंने रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया है। ये फॉर्मूला मैंने रजिस्टिविटी का उल्टा कर दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया कंडक्टिविटी का। एक्चुअल में हमारे जयपुर शहर में क्या बारिश बहुत ही तेज़ आ रही है, बाढ़ की हालत थी, तो समय निकाल के बनाना पड़ रहा है वीडियो, लेकिन हम जीतेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू एन स्क्वायर टो बाय एम। तो सिग्मा का फॉर्मूला आ गया है। तो अब हम बात करते हैं, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये मैंने पहले भी बताया था ना, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, जे वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर अपॉन रो, क्योंकि सिग्मा को क्या कहते हैं, 1 अपॉन रो भी कहते हैं। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, डायरेक्ट में यहाँ यूज कर रहा हूँ कि जे बराबर सिग्मा ई होता है, जे इक्वल टू ई बाय रो होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू ई बाय रो। सोचिए, कि ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले ना, जे इक्वल टू सिग्मा ई और जे इक्वल टू ई बाई रो, ये पूछ लेता है कई बार, है ना। प्रूव प्रूव तो नहीं करवाता, खैर प्रूव तो क्या कराएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाता है विच रिलेशन इज करेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। अच्छा मान लो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को खींचना। वायर को खींचते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अगर वायर है, एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन ए था, इसकी लेंथ एल थी, स्ट्रेच किया, क्रॉस सेक्शन हो गया बेटा ए डैश और लेंथ हो गई एल डैश। एन टाइम्स बढ़ जाएगी लेंथ, कहने का मतलब है जो लेंथ है वो एन टाइम्स बढ़ जाएगी, एन एल हो जाएगी, अपनों को ये पता है। इफ़ लेंथ इंक्रीज्ड बाय एन टाइम्स,
ठीक है, n टाइम्स आपकी इंक्रीज़ कर दी जाती है, 2 गुनी, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कर दी जाती है, तो क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों की हम बात करेंगे। जैसे मान लो इसका वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, यानी ए डैश इंटू एन एल। भाई वॉल्यूम तो इक्वली होना चाहिए, वही तो वायर था, ए इंटू एल था, यहाँ पे ए डैश इंटू एन एल था, तो यहाँ से देखो एल से एल कट गया, ए डैश इक्व टू क्या आ जाएगा, ए बाई एन, क्रॉस सेक्शन ए बाई एन हो जाएगा ना, ए बाई एन हो जाएगा। तो अब पहले रेजिस्टेंस कितना था, आर इक्व टू रो एल अपॉन ए था, नया रेजिस्टेंस आर डैश इक्व टू रजिस्टिविटी कांस्टेंट है एल डैश अपॉन ए डैश, तो रो एल डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एन एल, ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बाई एन। तो आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, एन स्क्वायर, एन ऊपर जाएगा, रो एल अपॉन ए, यानी नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसमें भी, देखो 2 तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहला तो तरीका ये हो सकता है कि इफ़ लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 4 टाइम्स, अगर ऐसा बोल देते देन न्यू रेजिस्टेंस इज, या तो ऐसा पूछ लेता है, देखो कैसे पूछता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4 ओम है ना। अब आफ्टर नाउ लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, बिकम्स 2 टाइम्स कर दो, आफ्टर स्ट्रेचिंग, न्यू रेजिस्टेंस इज, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है आपके पास में 8 ओम, बी है 4 ओम ही रहेगा, सी ओम 60 ओम, डी हो जाएगा 32 ओम। बताइए तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8, 4, 16 और 32। सोचिए, तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर यानी कितने टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, 4 ओम, 4 इंटू 4 16 ओम मेरे पास में आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो इसको अब अगर अपन शॉर्टकट में बात करें, शॉर्टकट में आपसे डायरेक्ट ही पूछूं, डायरेक्ट में एक बार बैठ के पूछ लेता हूं तुमसे कि अगर मान लो इसमें अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दे, तो लेंथ को 3 टाइम्स कर देगा तो 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, 3 टाइम्स यानी 3 का स्क्वायर इंटू 4 यानी 9 इंटू 4 यानी 36 हो जाएगा ना उस केस में। और अगर जैसे आपको कहे वो कि लेंथ 200% इंक्रीज़ कर दी, लेंथ को 200% इंक्रीज़ कर दिया जाता है, अब क्या होगा, सोचिए, ये सोचने वाली चीज़ है। सोचिए 200% इंक्रीज़ कर दी, 100% इंक्रीज़ कर दी, या 200% या 500%, जितने परसेंट इंक्रीज़ कर दी, तो इंक्रीज़ वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे इस चीज़ को, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। 100% इंक्रीज़ होने का मतलब है, जैसे एल थी तो 100% इंक्रीज़ कर दी तो 2L हो गई, क्योंकि एल का 100% एल, तो एल और एल कितनी हो गई, टोटल 2L, यानी 2 टाइम्स हो गई। 200% इंक्रीज़ कर दी यानी एल तो थी और 2L और बढ़ा दी तो 3L हो गई टोटल, तो 300 मतलब आपके 3 टाइम्स हो गई। और अगर वो कहे 500% इंक्रीज़ कर दी तो 5L तो बढ़ा दी, L पहले से थी, टोटल 6L हो गई है ना, तो 6 टाइम्स हो गई है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अपन बात करेंगे परसेंट चेंज वाले का अगले लेक्चर के अंदर, बीच में ऐसे गफलत नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में।